नमस्कार बच्चों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यूसली एंजॉय कर रहे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। दूसरा माइनर आपका नज़दीक आ रहा है तो उसकी भी तैयारियां चल रही होंगी और अपने मॉड्यूल से या जो PDF फाइल अपलोड की गई है उससे जो क्वेश्चन बैंक है उसको आप सॉल्व भी कर रहे होंगे और क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे होंगे। कोई क्वेश्चन आपका न सॉल्व हो और वो नहीं पढ़ाया गया है अभी तक तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि वो आगे चीज़ें आएंगी, डिस्कस होंगी, तब वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसको छोड़ दिया करिए। लेकिन कोई टॉपिक अगर पढ़ाया गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका नहीं सॉल्व हो रहा है तब निश्चित रूप से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर आप हम लोगों से क्वेश्चन को पूछें, सर ये कैसे होगा, इसमें नहीं समझ में आ रहा है, फिर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। क्लियर है ना। तो पढ़ाए गए टॉपिक से क्वेश्चन अगर आपका हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो वहाँ आपको सीखने का एक मौका है, वहाँ पर आप सीखिए और सीखेंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर बनेंगे। क्लियर। तो ठीक है, इसी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में मैं संतोष पांडे CLC सीकर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज हम लोग पढ़ेंगे डार्विनवाद के जो पॉइंट बचे हुए थे उन पॉइंट से रिलेटेड बात करेंगे। डार्विनवाद से रिलेटेड जो मुख्य पॉइंट हैं वो 5 हैं और उन 5 में से 2 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आपको बता दूं, जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता परंतु समष्टि का लगभग स्थिर आकार, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। और दूसरा था जीवन संघर्ष या उत्तरजीविता के लिए संघर्ष, जो कि 3 तरह का होता है। अंतःजातीय संघर्ष जो एक ही जात के सदस्यों के बीच होता है, अंतरजातीय सदस्य जो 2 भिन्न जातियों के सदस्यों के बीच होता है, और तीसरा है वातावरणीय दशाओं से संघर्ष। तो ये वातावरणीय दशाओं और जीवधारियों के बीच में संघर्ष चलता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इकोलॉजी के चैप्टर से कोरिलेट करके बनता है। शायद आपको याद आ गया होगा कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। जी हाँ, मैं पूछने जा रहा हूँ आपसे कि इन तीनों संघर्षों में उद्विकास के लिए सबसे प्रबल उद्विकासीय बल डार्विन के अनुसार कौन था। डार्विन ने इन तीनों में से किसको सर्वाधिक प्रबल उद्विकासीय बल के रूप में माना है। याद करिए, अगर याद आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं याद आया है तो आप जानिए कि ये है, इसको हम लिखेंगे क्या, सर्वाधिक प्रबल विकासीय बल, अर्थात मोस्ट पोटेंट इवोल्यूशनरी फोर्स। इट इज द इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल या अंतरजातीय संघर्ष। क्लियर। आइए अब हम इसी से रिलेटेड, डार्विनवाद से रिलेटेड जो तीसरा पॉइंट है उस तीसरे पॉइंट की चर्चा आइए यहाँ स्टार्ट करते हैं। ओके, ये थर्ड पॉइंट की बात करूं तो यहां पर आप कहेंगे, देखिए ये तो हुई बात जीवन संघर्ष की। अब यहां पर आ जाएगा विभिन्नताएं। जी हाँ, सवाल उठता है विभिन्नताएं या वेरिएशन। ये अब इसमें आप लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विभिन्नताएं व उनकी वंशागति। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुख्य इतना ही आप लिखेंगे, विभिन्नताएं लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, इसीलिए आगे और बढ़ाकर लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब सवाल उठता है कि बायोलॉजी में विभिन्नताएं क्या हैं। तो आप कहेंगे सर कोई भी डिफरेंस होगा तो विभिन्नता है, लेकिन बायोलॉजी में कोई भी डिफरेंस है तो वो विभिन्नता नहीं है। बायोलॉजी जैसे इस मार्कर में और इस बोर्ड में दोनों में डिफरेंस है, तो क्या ये वेरिएशन है बायोलॉजी के अकॉर्डिंग? नो। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग वेरिएशन क्या होती है, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि समान जाति के जीवधारियों के बीच जो अंतर पाए जाते हैं
उन्हें विभिन्नताएं कहते हैं। क्या? समान जात के जीवधारियों के बीच जो अंतर पाए गए उन्हें विभिन्नताएं कहेंगे। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि सिंपली हम इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे यहां पर, क्या? इस तरह से समान जाति के सदस्यों के बीच उपस्थित अंतर, ये अब या देखेंगे अंतर या उनके लक्षणों की तीव्रता में अंतर। लक्षणों की तीव्रता में अंतर, ये हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आप ध्यान दीजिए, डार्विन ने जिन विभिन्नताओं की बात की थी वो सूक्ष्म विभिन्नताएं थी, अर्थात माइनर वेरिएशन थी। लेकिन इसके अलावा भी एक और वेरिएशन होती हैं जिनको मेजर वेरिएशन कहते हैं या जिन्हें म्यूटेशन कहा जाता है। तो आइए इन दोनों विभिन्नताओं को हम लोग बात करते हैं, तो फिर इसमें देखेंगे क्या कहानी होगी। ये दो अलग अलग प्रकार की होंगी। तो पहला यहां पर आप देखेंगे सूक्ष्म विभिन्नताएं, या इन्हीं को आप कह सकते हैं, ध्यान दें, सतत विभिन्नताएं, या इन्हीं को आप कह सकते हैं दिशात्मक विभिन्नताएं, या इन्हीं को आप कह सकते हैं डार्विन द्वारा बताई गई विभिन्नताएं, डार्विन द्वारा वर्णित विभिन्नताएं, अर्थात माइनर वेरिएशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन, डायरेक्शनल वेरिएशन या डार्विनियन वेरिएशन। तो इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं जी, डार्विनियन वेरिएशन। इसी के साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं, यहां पर आप ध्यान दें, डायरेक्शनल वेरिएशन, और यहां पर हम बोल सकते हैं continuous variation. Similarly, these can be considered as the minor variation. इस तरह से आप चीजों को बोल सकते हैं। दूसरी कंडीशन हम लोग देखेंगे, यहां पर सूक्ष्म की जगह पर यहां पर देखेंगे दीर्घ विभिन्नताएं, ध्यान दीजिएगा, दीर्घ विभिन्नताएं, या यहां पर सतत हैं तो यहां पर हो जाएंगे असतत विभिन्नताएं, या इसी के साथ साथ यहां पर हम लोग देखेंगे दिशात्मक हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, अदिशात्मक विभिन्नताएं, और इसी के साथ साथ यहां पर आप देखेंगे
इसमें आप देखेंगे ह्यूगो डी व्रीज द्वारा वर्णित विभिन्नताएं, अर्थात यहां पर देखेंगे इसको क्या कह सकते हैं जी, इसे आप कह सकते हैं मेजर वेरिएशन, इसी को आप कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन एंड नॉन डायरेक्शनल वेरिएशन एंड वेरिएशन डिस्क्राइब्ड बाय ह्यूगो डी व्रीज, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये वेरिएशन कितने प्रकार की होती हैं। तो ये तो डार्विन ने जिन वेरिएशन की बात की थी वो ये हैं, और डी व्रीज ने जिनकी बात बाद में किया वो ये हैं। अब देखेंगे कि ये वेरिएशन होती कैसी हैं। तो ये हो सकती हैं ये हो सकती हैं, आप ध्यान से देखिएगा कैसी हो सकती हैं जी। तो आप कहेंगे कि जी हाँ, यहाँ पर आप देखिए ये हो सकती हैं बच्चों लाभदायक, उदासीन एवं हानिकारक। ये तीन तरह की हो सकती हैं। और बात करेंगे इनमें, तो इनमें भी आप देखेंगे ये सामान्यतः हानिकारक, इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे सामान्यतः हानिकारक, और यहाँ पर हम बात करेंगे उदासीन, जी हाँ उदासीन, और इसके साथ साथ आप देखेंगे लाभदायक। लेकिन सामान्यतः अधिकांशतः कैसी होती है ये हानिकारक होती हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे दो तरह की वेरिएशन। अब बात करेंगे कि डार्विन ने केवल इनके बारे में बताया था अपनी थियरी में, और डार्विन ने इनके बारे में क्या बताया था, इन्होंने कहा था कि जो विभिन्नताएं होती हैं वे तीन तरह से हो सकती हैं। लाभदायक अर्थात जो जीवधारी को आसानी से जीवित रहने के लिए सहायता करती हैं, उदासीन अर्थात जिनका जीवधारी के जीवित रहने या न जीवित रहने में कोई भूमिका नहीं होती, और हानिकारक अर्थात वे विभिन्नताएं जो जीवधारी के लिए जीवित रहने में रुकावट पैदा करती हैं या अवरोध पैदा करती हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि यह तीन प्रकार की होती हैं। तो इसमें आप देखेंगे तीनों को थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इसे मैं मिटा रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं। जी हाँ, हम लोग देखेंगे कि लाभदायक विभिन्नताएं क्या हैं। तो आप यहाँ पर कहेंगे वे विभिन्नताएं जो जीवधारी को जीवित रहने के लिए या जीवधारी के जीवित रहने में सहायक होती हैं।
जीवधारी को आसानी से जीवित रह पाने के लिए या जीवित रह पाने में सहायता या सहायक होती हैं। इस तरह से हो गया। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर देखेंगे हानिकारक विभिन्नताएं, तो इसमें क्या कहेंगे जी? इसमें कहेंगे वे विभिन्नताएं जो जीवधारी को जीवित रह पाने में क्या करती हैं? रुकावट उत्पन्न करती हैं या अवरोध उत्पन्न करती हैं। अवरोध उत्पन्न करती हैं, इस तरह से आप देख लेंगे, या मैं यहां पर लिख देता हूं ऐसे। अब सवाल उठता है कि तीसरा आप देखेंगे ए हो गया, बी हो गया, और इसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट सी की बात कर लेते हैं। तो यहां पर कहेंगे उदासीन विभिन्नताएं। तो उदासीन विभिन्नताओं की बात करेंगे हम लोग, तो इसमें आप देखेंगे बच्चों क्या कहानी होगी कि वे विभिन्नताएं जो जीवधारी को या जीवधारी की जीवित रह पाने में कोई भी भूमिका नहीं निभाती हैं। नहीं निभाती हैं। इस तरह से हम लोग बात करेंगे। अब इनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे एग्जाम्पल के साथ, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट हमारे हो गए डार्विन से रिलेटेड। अब चौथी बात कर लेते हैं। चौथी बात में आते हैं तो यहां पर आप देखेंगे क्या कहानी बनेगी, उसको समझें। 4th पॉइंट है बच्चों डार्विन की थियरी का, ये है योग्यतम की या कह लीजिए योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक चयन, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे प्राकृतिक चयन, डार्विन द्वारा प्रयुक्त शब्द डार्विन ने इसका यूज किया था प्राकृतिक चयन का सबसे पहले, ठीक है ना। या इसी को एक दूसरे साइंटिस्ट हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता कहा है। तो आप देखेंगे योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता। अब इसको किसने कहा गया? तो आप कहेंगे हर्बर्ट, यहां पर देखेंगे हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रयुक्त शब्द, इस तरह से। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि ये था चौथा पॉइंट डार्विन की थियरी का। अब सवाल उठता है कि यहां पर देखेंगे प्राकृतिक चयन किसने कहा? डार्विन ने।
इसी चीज को योग्यतम की उत्तरजीविता किसने कहा? हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब सवाल उठता है कि प्राकृतिक चयन क्या है? व्हाट इज द नेचुरल सिलेक्शन? इसी को हम लोग कहें तो यहां पर आप देखेंगे कि प्राकृतिक चयन को आप क्या बोल सकते हैं जी? आप इसे बोल सकते हैं क्या? नेचुरल सिलेक्शन, ये आपने बोल दिया। और यहां पर मैं बात करूं कि योग्यतम की उत्तरजीविता, इसको आप क्या बोल सकते हैं? इसे आप बोल सकते हैं कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। आप ध्यान दीजिए, इसे आप क्या बोल सकते हैं जी? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इस तरह से आप बोल सकते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता को। सवाल उठता है कि प्राकृतिक चयन किसको कहते हैं? तो मैं डिफाइन करने के लिए तो डिफाइन कर दूंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि किसी समष्टि में कुछ विशेष प्रकार के जीवधारियों का अन्य की तुलना में अधिक सक्षमतापूर्वक जीवित रह पाना, प्रजनन के अधिक मौके पाते हुए अधिक प्रजनन करना तथा इस तरह के विभेदात्मक प्रजनन के सहायता से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जैसे जीवधारियों की संख्या को बढ़ाना, इस प्रकार के जीवधारियों का प्राकृतिक चयन कहलाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की सहायता से आप बेहतर समझ पाएंगे। क्लियर? आइए देखते हैं। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैं ऊपर ही आपको समझा देता हूँ, आसानी से समझ में आएगा। नीचे फिर हम लोग इसको लिख लेंगे, तो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, फिर बात करते हैं। हाँ जी, हम लोग दिखाते हैं आपको कि प्राकृतिक चयन क्या होता है, आसानी से आपको समझाते हैं। चलिए यहाँ पर आप देखिए, आप इमेजिन करिए, सपोज करिए कि एक ग्रासलैंड है, घास का मैदान है, और इसमें पूरा एकदम से पूरे घास में ध्यान दीजिए, इस तरह से हरी भरी घास से ये पूरी तरह से भरा हुआ है। इस तरह से आप देखिए, ये घास का मैदान है, हरी भरी घास से पूरी तरह से यहाँ पर ये पूरी तरह से घिरा हुआ है, पूरा तरह से ग्रीन ग्रासेज हैं, हरी भरी घासों से भरा हुआ है। और फिर इसके बाद में आप देखेंगे, ऐसा ही मैं यहाँ पर भी बना लूँ क्योंकि इसकी चर्चा आगे करनी पड़ेगी। चलिए बात यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सपोज करिए कि इस घास के मैदान में कोई एनिमल नहीं है और यहाँ पर एक ही जाति के दो अलग अलग रंग वाले इंसेक्ट को, कीटों को ला करके इस मैदान में छोड़ दिया जाता है। मान लीजिए कि और उन कीटों का जो रंग है वो सपोज करिए कि इस तरह से आप देख पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कीटों की संख्या मैंने जानबूझ करके 8 लिया है। मान लीजिए यहाँ पर कुल 8 इंसेक्ट हैं और इनको छोड़ दिया गया, और इसी मैदान में उसी जाति के 8 और इंसेक्ट को लाकर छोड़ दिया गया जो कि रेड कलर के हैं। आप ध्यान दीजिए, किस कलर के हैं जी?
रेड कलर के हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर कीटों की समष्टि में एक ही जात के दो अलग अलग तरह के वेरिएंट हो गए, दो अलग अलग तरह के दो अलग अलग तरह के इंसेक्ट यहाँ पर हो गए। तो अब मान लीजिए कि कुछ समय बाद आप इसी ग्रासलैंड में देखेंगे तो यहाँ पर कौन बेहतर सरवाइव कर पाएगा, ग्रीन वाला बेटर सरवाइव कर पाएगा या रेड वाला। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि इनमें कौन से कलर का इंसेक्ट यहाँ पर बेहतर सरवाइव करेगा, आसानी से अधिक जीवित रह पाएगा। तो आप तुरंत कहेंगे कि ग्रीन वाला अधिक यहाँ पर जिंदा रह पाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन वाला इन हरे रंग की घास के बीच अपने को आसानी से छुपा पाएगा और शिकारी पक्षियां या शिकारी जीवधारी इन हरे इंसेक्ट को आसानी से नहीं देख पाएंगे, जबकि रेड कलर के इंसेक्ट दूर से ही किसी भी शिकारी जीवधारी द्वारा देख लिए जाएंगे। इन्हें शिकारी पक्षियां अधिक आसानी से तेजी से नष्ट करेंगी। तो जरा सोचिए कि इस समष्टि में किस विशेष प्रकार के जीवधारी अधिक जीवित रहेंगे? हरे रंग वाले। किसकी तुलना में? लाल रंग वालों की तुलना में। और जब अधिक जीवित रहेंगे हरे रंग वाले, तो कौन प्रजनन अधिक कर पाएगा? हरे रंग वाले। तो किसकी संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ पाएगी? आप कहेंगे हरे रंग वालों की। जी हाँ, बिल्कुल। यहां पर हम आपको अगर दिखाने की कोशिश करें तो यहां पर देखिए, इस तरह से हम दिखा रहे हैं। और यहां पर जो रेड कलर के मेंबर्स की संख्या है वो आप देखिए कम हो जा रही है। इसी तरह से और भी हम आगे जनरेशन में देखेंगे तो इस तरह की कहानी आपको दिखाई दे सकती है। कुल मिलाकर के यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आफ्टर सम जेनरेशन, और यहाँ पर भी हम कहेंगे, इसी को हिंदी में लिखेंगे, कुछ पीढ़ियों के पश्चात तो आप देख पाएंगे कि ये कहानी होगी। अर्थात यहां पर हम लोग देखें कि ये हो जाएगा, ध्यान दें, ग्रीन, जरा संख्या बोलिएगा कितनी है? 8। और इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर देखें रेड, और रेड के लिए नंबर क्या है जी? यहाँ पर 8। और यहाँ पर दोनों का जो रेशियो है, ये रेशियो क्या है? तो आप कहेंगे 1:1। ये रेशियो यहाँ पर है पॉपुलेशन में दोनों तरह के जीवधारियों का। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि यहाँ ग्रीन कितने हैं, तो ग्रीन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं ये। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, ये हो गए 12। और रेड की बात मैं करूँ अगर, तो रेड इंडिविजुअल्स कितने हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 4। अब बात करें यहाँ रेशियो की, तो रेशियो यहाँ पर कितना हो गया? तो आप देखिए 12 हैं, 4 हैं, अर्थात 3:1 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3:1 हो जाएगा ये रेशियो। और इसी के साथ साथ यहाँ मैं बात करूँ कि ग्रीन इंडिविजुअल कितने हैं, तो ग्रीन यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर हैं ये 13। और यहाँ पर हम लोग बात करें कि रेड इंडिविजुअल है केवल 2। तो यहाँ पर अगर मैं रेशियो की बात करूँगा तो यहाँ रेशियो हो जाएगा 13:2, इस तरह का रेशियो। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि अब हम कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी किसका नंबर बढ़ रहा है? तो आप कहेंगे ग्रीन इंडिविजुअल्स का।
ग्रीन इंसेक्ट का, तो अब हम कहेंगे कि ग्रीन इंसेक्ट का यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है या प्राकृतिक चयन हो रहा है। तो प्राकृतिक चयन क्या कहें, किसको कहेंगे, अब आप समझ जाएंगे। किसी समष्टि में किसी विशेष प्रकार के जीवधारियों का, अर्थात ग्रीन जीवधारियों का अन्य जीवधारियों की तुलना में, अर्थात रेड की तुलना में अधिक सफलतापूर्वक जीवित रहना, प्रजनन के अधिक मौके पाना, अधिक प्रजनन करना तथा अपनी संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी अन्य की तुलना में बढ़ाते रहना, यह ऐसे जीवधारियों का प्राकृतिक चयन कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? बिल्कुल आ जाएगा। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन इस एग्जाम्पल के साथ लिखना है, समझ रहे हैं ना? तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। पहले लिख लेते हैं, फिर ये एग्जाम्पल आपको नीचे बना लेना होगा। ओके, आइए देखते हैं। तो आप ध्यान देंगे, सीधी सी बात कहेंगे, किसी समष्टि में कुछ विशेष प्रकार के जीवधारियों, जी हाँ ध्यान दें, किसी समष्टि में कुछ विशेष प्रकार के जीवधारियों का अन्य की तुलना में याद रहे कहां पर, तो आप कहेंगे समष्टि में। देख रहे हैं ना, इस तरह से अन्य जीवधारियों जीवधारियों का अन्य की तुलना में अधिक जीवित रहना, प्रजनन के अधिक अवसर पाना, अधिक प्रजनन करते हुए अपने जैसे जीवधारियों की संख्या जीवों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते रहना, इन जीवधारियों का प्राकृतिक चयन, इन जीवधारियों का प्राकृतिक चयन कहलाता है। अब बताइए, इनमें अधिक, इन दोनों तरह के जीवधारियों में अधिक सक्षम या अधिक योग्य या अधिक फिट जीवधारी किसको मानेंगे, ग्रीन वाले को या रेड वाले को? तो कहेंगे ग्रीन वाले को। क्यों? क्योंकि ये रेड वालों की तुलना में अधिक प्रजनन करके अपनी संख्या को बढ़ा पा रहा है रेड वालों के कंपैरिजन में। तो यहां पर हम कहेंगे कि विभेदात्मक प्रजनन के द्वारा अधिक प्रजनन करना ही, अर्थात प्रजनन सक्षमता ही सक्षमता का मुख्य आधार है। समझ रहे हैं ना? तो आप लिखेंगे, अतः किसी विशेष प्रकार के जीवों की प्रजनन सक्षमता ही प्राकृतिक चयन का आधार है। प्राकृतिक
चयन का आधार है। ये कहानी यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे। फिर इसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे, ये डायग्राम आप बना लेंगे, ठीक है ना। तो डायग्राम बनाने के बाद नीचे लिखेंगे, ये है आप देखिए ग्रीन इंसेक्ट्स और ये है रेड इंसेक्ट्स, और यहाँ पर आप देखेंगे अतः उपरोक्त समष्टि में हरे रंग के कीटों का प्राकृतिक चयन हो रहा है। हम लोग ये बात यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बना लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए, इसके बाद में डार्विन ने क्या कहा, अगला पॉइंट अपना बताया, और ये अगला पॉइंट डार्विन का क्या था, ये था इनका 5th पॉइंट। और यहाँ पर आप देखेंगे ये 5वें पॉइंट में बताया गया जाति का, या हम बात करें नई जाति का निर्माण। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करें कि नई जाति का निर्माण। अब नई जाति के निर्माण में आप इसको क्या कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं जी स्पेसिएशन। हाँ जी, देखिए आपने इसे क्या कह दिया, स्पेसिएशन। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग देखें क्या कहानी होगी। तो स्पेसिएशन में डार्विन ने ये बताया कि जब किसी समष्टि में 2 या 2 से अधिक प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं, तो जो विभिन्नता जीवधारी के जीवित रह पाने में सहायक होती है, जैसे यहाँ पर हरा रंग, जीवधारियों का हरा रंग, ये सहायक था अधिक जी पाने में। तो ऐसी विभिन्नता की मात्रा प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप आने वाली पीढ़ियों में बढ़ती जाती है, और अन्य विभिन्नताएं धीरे धीरे हटती जाती हैं, और इस तरह से जीवधारी आगे चल करके धीरे धीरे पूरी तरह से एक नई जाति में विकसित हो जाता है। आप ध्यान दीजिए, जीवधारी एक तरह से जाति पूरी तरह से अपने आप को एक नई प्रकार की जाति में रूपांतरित कर लेती है। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि जीवधारी में लगभग दोनों तरह के रंग वाले जीवधारियों की संख्या समष्टि में, यहाँ पर दोनों तरह के जीवों की संख्या बराबर बराबर थी, लेकिन जब हरा रंग यहाँ पर अधिक लाभदायक था, लाभदायक विभिन्नता के रूप में काम कर रहा था, इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी हरे रंग के कीटों की संख्या बढ़ती गई, और धीरे धीरे पूरी तरह से समष्टि एक हरे रंग वाले सदस्यों की समष्टि के रूप में विकसित हो गई। इस तरह से नई जाति का निर्माण इन्होंने बताया। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर यही लिखेंगे आप कि डार्विन के अनुसार जी हाँ, आप ध्यान देंगे, डार्विन के अनुसार लाभदायक विभिन्नताओं का प्राकृतिक चयन
के फलस्वरूप आने वाली पीढ़ियों में एकत्रण होते रहने से बताइए क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे नई जाति का निर्माण हो जाता है। ध्यान दें, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। कई पीढ़ियों के पश्चात हाँ जी, बताइए क्या हो जाता है। तो आप कहेंगे नई जाति का निर्माण हो जाता है। ये चीज डार्विन ने 5वें पॉइंट के रूप में बताया। तो इस तरह से हम लोग डार्विनवाद के जो 5 प्रमुख बिंदु थे, उन बिंदुओं की चर्चा अभी कर चुके हैं। क्लियर है ना। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं डार्विनवाद की कमियां, और उसके बाद में आगे देखेंगे डार्विनवाद के समर्थन में प्रमाण। तो अब हम लोग डार्विनवाद की कमियों को डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं क्या कमियां थी। जी हाँ, तो डार्विनवाद की कमियों में यहाँ पर आप देखेंगे 4-5 बातों की चर्चा की जाती है, उनको आपको ध्यान में रखना है। तो नंबर 1, डार्विन ने केवल सूक्ष्म विभिन्नताओं पर ध्यान दिया तथा म्यूटेशन के बारे में कुछ नहीं बताया। म्यूटेशन से संबंधित कुछ नहीं बताया। ये कहानी हो गई। दूसरी कंडीशन यहां पर हम लोग देखें कि बात करते हैं हम लोग जी हाँ, ध्यान दें। अब अगली बात करेंगे, डार्विन ने योग्यतम की उत्तरजीविता बताया, लेकिन योग्यतम की उत्पत्ति का आधार नहीं बताया। तो आप देखेंगे डार्विन ने, या हम इस तरह से बोल सकते हैं, लाभदायक विभिन्नताओं का आधार नहीं बताया। क्यों लाभदायक विभिन्नताएं होती हैं, ये बात नहीं बता पाए। तीसरी कंडीशन यहां पर आप देखेंगे
डार्विन के अनुसार हानिकारक विभिन्नताएं या अवशेषी अंग नहीं पाए जाने चाहिए। तो आप देखेंगे डार्विन के अनुसार अवशेषी अंग या हानिकारक विभिन्नताएं जीवों में अब नहीं बची होनी चाहिए। अब नहीं बची होनी चाहिए, परंतु कुछ जीवधारियों में अत्यधिक विकसित हानिकारक विभिन्नताएं पाई गई हैं। परंतु कुछ जीवों में अत्यधिक विकसित हानिकारक विभिन्नताएं पाई गई हैं। अब सवाल उठता है कि जैसे, तो आप लिखेंगे जैसे स्वीडन के चीतों में कैनाइन दांतों का टस्क के रूप में पाया जाना। अब आप कहेंगे कि टस्क क्या होता है? टस्क कहते हैं जब कोई दांत बाहर की ओर निकल आता है, जैसे हाथी का दांत निकलता है बाहर, तो उसको टस्क कहते हैं। तो आप देखेंगे चीतों में कैनाइन दांतों का टस्क के रूप में होना। इसी के साथ साथ देखेंगे दूसरा, मैमथ में दांतों का विशालकाय टस्क के रूप में होना। इसी के साथ साथ आप देखेंगे आयरलैंड की बारहसिंगों आयरलैंड के बारहसिंगों अर्थात एल्क में बड़ी व शाखित सींगों अर्थात एंटलर्स का पाया जाना। आयरलैंड के जो बारहसिंगे होते हैं उनमें बड़ी बड़ी शाखित सींगों का पाया जाना भी एक हानिकारक विभिन्नता है, जिसकी वजह से वो झाड़ियों से होकर जब भागते हैं तो झाड़ियों में उनकी सींग उलझ जाती है, जिससे शिकारी उनको दबोच लेते हैं। तो डार्विन के अनुसार देखा जाए तो ऐसी हानिकारक विभिन्नताओं का इतने विकसित अवस्था में नहीं होना चाहिए, लेकिन पाई जा रही हैं, जो कि डार्विनवाद का विरोध कर रही है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीज़ों में। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग देखें तो एक और बात कर लेते हैं कि डार्विन ने वंशागति को समझाने के लिए, अर्थात लक्षणों का एक से दूसरी पीढ़ी में कैसे पहुँचना होता है, इसको समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया था, पैनजेनेसिस का सिद्धांत, जिसे आप लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे।
तो वो पैनजेनेसिस का सिद्धांत भी गलत साबित हो गया। तो इसके बाद में यहाँ पर आप लिखेंगे डार्विन ने वंशागति को समझाने हेतु क्या प्रस्तुत किया? तो आप कहेंगे पैनजेनेसिस थियरी प्रस्तुत किया, जो बाद में गलत साबित हुई। इस तरह से हम लोग देख पाएंगे कि ये बातें यहाँ पर आ गई। क्लियर है ना? तो ये तो हुई डार्विनवाद की कमियां, और अब डार्विनवाद के समर्थन में कुछ प्राकृतिक चयन से संबंधित उदाहरण हम लोग लेंगे अगली क्लास में। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पर बच्चों रोकते हैं, इसके बाद में आगे की क्लास को जारी रखेंगे। ठीक है ना? अगली क्लास से आगे की बातों को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। ओके, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।